हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। फ्रेंड्स, आपका अभी बीएसएससी सचिवालय सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा था ज्ञान बिंदु के बुक से। आप सभी को पता है कि 2 दिन से हमारा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था। साथ में एसके झा सर का भी चल रहा था, उसे भी मैंने स्टॉप किया था बिकॉज 2 दिन मुझे कहीं जाना था। इसके वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैं आप लोगों को इसका मैसेज भी दे दी थी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं और आज से आपका रेगुलर वीडियो आएगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत जल्द हम इसका 1 लाइनर भी आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम इसी के साथ करवा दीजिए। तो देखिए, मुझे करवाने में कोई इशू नहीं है। एक्चुअली हो जाता है क्या, वीडियो आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। वीडियो इसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाइएगा। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक मास्टर वीडियो डाल दे। 2 से 2.5 घंटे का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा लंबा वीडियो होगा भी नहीं। मैं डाल दूंगी, आप लोग रिवीजन के लिए उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको बता दें, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सास्य वानिकी अनुसंधान वांदा। बाकी आपका सभी सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय सास्य वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये नैरोबी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सास्य वानिकी अनुसंधान कहाँ पे है? नैरोबी में। उसके बाद टाटा ऊर्जा अनुसंधान आपका नई दिल्ली में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सास्य वानिकी अनुसंधान बांदा जो है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए हम एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के झांसी में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी आपका देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। साथ में उसके साथ याद रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। कौन? जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण। और एक और लास्ट याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय प्रकृति इतिहास संग्रहालय दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट है आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, पूछे तो याद रखिएगा वो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। तो आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व जो बुक्सा है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 13 जनवरी 2022 को, कब? 13 जनवरी 2022 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, ठीक है। और यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। और वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया है। और यह श्रेणी का 17वीं रिपोर्ट है। तो हर 2 साल पे जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय आपका जकार्ता में स्थित है। कहाँ पे? जकार्ता में स्थित है। और आसियान की अगर हम बात करें तो एसोसिएटेड ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना होता है 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना होता है। और आसियान का केंद्रीय सचिवालय का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें सदस्य देश की बात करें तो 10 इसके सदस्य देश हैं। और इसका आदर्श वाक्य एक है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। और वर्तमान में महासचिव जो है इसके वो हैं लिम चौक होई इसके वर्तमान में महासचिव है, याद रखिएगा, ठीक है। किसके? आसियान के। चौथा प्रश्न देखिए, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, क्या ये कथन आपका सत्य है? तो प्राक्कलन समिति के संदर्भ में आपका विकल्प ये जो है बिल्कुल सत्य है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी सत्य है।
इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सत्य है आपका। कह रहा है इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, डी गलत है दोस्तों। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में डी ऑप्शन जो है ये आपका गलत है, ठीक है। अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति की, तो यह समिति जो है, यह समिति की अगर हम बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में, कब 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, जॉन मथाई की सिफारिश पर। और यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित जो प्रमुख कार्य होते हैं, जो उसके वार्षिक अनुदान के बीच का जांच होता है, इसके अतिरिक्त पूरक अनुदान, ये सभी पर वो चर्चा करता है और इसमें शामिल भी होता है, ठीक है। और इसके सदस्य की संख्या बात करें तो 30 होता है, जो आपका राइट है। सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और समिति का अध्यक्ष जो होगा वो सत्ताधारी दल का नेता होगा और इसे अस्थायी मित्य व्याप्यता समिति भी कहा जाता है, ठीक है, मित्य व्याप्यता समिति भी कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तो डी आपका गलत है। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, एक स्थविर और महासांघिक? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध संघ जो है 2 भागों में बटा था, एक स्थविर और दूसरा महासंघिका। देखिए बौद्ध संगति का जो आयोजन पहला हुआ था वो 483 ईसा पूर्व हुआ था राजगिरी में। कहाँ पे? राजगिरी में हुआ था, जिसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति आपका 383 ईसा पूर्व हुआ था वैशाली में, सवाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति आपका 255 में होता है पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र तीसरी की अध्यक्षता में और अशोक के शासन काल में। चौथा आपका होता है प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में और वसुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों जो थे इसके कौन थे? इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क जो था उसके समय में किया गया था। अगर हम कालाशोक की बात करें, क्योंकि ये दोनों जो है वो कालाशोक के शासनकाल में बटा था, तो इसका नाम पुराण तथा दिव्यवादन में काकवर्ण मिलता है। क्या मिलता है? काकवर्ण मिलता है कालाशोक का, ये याद रखिएगा। और इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों में स्थविर और महासंघिका में बट गया था। वही बाणभट्ट के एक पुस्तक है, जो बाणभट्ट की रचयिता एक हर्षचरित्र के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये जो है आप बाणभट्ट के रचित एक हर्षचरित्र है उसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, उरुभंग के रचनाकार कौन है? तो उरुभंग के रचनाकार भास है। कौन है? भास है। उरुभंग के रचनाकार कौन है? भास है। वहीं अगर हम देखिए मौर्यकालीन साहित्य में कुछ और रचनाएं को आप देख सकते हैं, जैसे कि कथा सप्तशती, महाभाष्य, पतंजलि का कथा सप्तशती किसका है? हाल का है। उसके बाद महाभाष्य की बात करें तो पतंजलि का है, चरक संहिता चरक का है और नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, मिलिंदोपनो नागसेन की रचना है, सौद्रानंद या फिर बुद्ध चरित्र या सुघोष की रचना है। और भास की रचना 1-2 और याद रखिएगा, स्वप्नवास दत्ता, चारुता और उरुभंग, ये सभी भास की रचना है। कामसूत्र की रचना है वत्स्यानन, याद रखिएगा। अगला 7 नंबर देखिए, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये सभी पर्वत श्रेणियां जो है कश्मीर के जो उत्तरी कह सकते हैं, कैसे हम आपको बताएं, ये सभी जो है कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है, उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंदर। और इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल ये सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, है ना। और जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खारदुला ये सभी प्रमुख दर्रे हैं जो इस क्षेत्र में, डल झील और बुलर झील ताजे जल की झील है जो इसी में है, जबकि पैगोंग और सुमरेरी झीलों का जल लवण युक्त है। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। ये सभी आपका जो है ये पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया?
तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10,000 फीट से अधिक। देखिए इस प्रश्न में क्या है कि अटल टनल जो है वो पीर पंजाल पर्वतमाला को प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जो अटल टनल जिसका नाम है। 3 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया। 3 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित तो किया गया। अगर इसकी लंबाई एक बार पूछा गया है बीपीएससी में, याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किलोमीटर इसकी लंबी है। और मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर कमी होगी इसके बनाने से। 46 किलोमीटर डिस्टेंस अब कम सफ़र करना पड़ेगा। और मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे से होकर यह गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, पम्बन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पम्बन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। पम्बन द्वीप कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में। और यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है और भारत एवं श्रीलंका के बीच में ये स्थित है, याद रखिएगा। तो ये किसका? आदम ब्रिज और राम सेतु बीच का भाग है। उसके बाद यह श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। कौन? रामेश्वरम स्थित है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हाँ, तो ये हम आपको इम्पोर्टेंट लाइन बता दिए कि पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम जो है ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर आप देखने से पहले एक बार स्टेटमेंट को देख लीजिए। पहला है कि ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जिनेवा में आयोजित हुई, ये भी सही है। 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभिसमय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2021 के संबंध में सभी कथन जो है आपका सब सही दिया हुआ है। देखिए 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक आयोजित हुई। यह बैठक जिनेवा के स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 का विषय था शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति। और 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभिसमय में भारत की जो आशा कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अब इससे संबंधित आप इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग WHO बोलते हैं, WHO इसका स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, जो इथोपिया के हैं। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के लोगों तक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना, ये WHO का मुख्य उद्देश्य है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। कौन सा मंत्रालय? रियासती मंत्रालय। और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, इसे याद रखिएगा, प्रश्न काफ़ी बार ये भी आजकल आ रहा है इस एग्जाम में। तो जूनागढ़ को जो है वो जनमत संग्रहालय के द्वारा, वहीं याद रखिएगा हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, कौन कौन? जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 46। देखिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का चर्चा अनुच्छेद 46 में किया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने,
का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये दिया हुआ है। अगर आर्टिकल 44 को देखिएगा तो इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है, और अनुच्छेद 45 में है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान। तो ये आपका सभी आर्टिकल क्लियर हो गया। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 देखिए, निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवाओं शर्त और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि उनकी उम्र अगर 65 वर्ष हो गई तो, या उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया तो, जो भी पहले हो निर्धारित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निश्चित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? निश्चित है। उसे उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा कदाचार व दुर्व्यवहार का दोषी पाए जाने पर इसे हटाया जा सकता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला देखिए 14 नंबर, किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था? तो देखिए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इस काल में सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक और या फिर रुपयक, और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक या फिर रुपयक, और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई। अगर हम उरेयूर की बात करें तो उरेयूर जो था यह चोलों की राजधानी थी। किसकी? चोल की राजधानी उरेयूर थी। वहीं और ये उरेयूर जो था दोस्तों, ये सूती कपड़े का बड़ा केंद्र था उरेयूर। वहीं पुहार की बात करें तो पुहार यह चोलों का समुद्र तट की राजधानी था। चोलों का समुद्र तटीय राजधानी था, और यह जो था एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। वहीं आपका बाजी या फिर कैटिवर आता है। बाजी या फिर कैरेयुअर आपको देखने को मिलेगा, कैरेयुअर। ये चेरो की राजधानी थी। चेरो की राजधानी थी बाजी या कैरेयुअर। और वहीं एक और याद रखिएगा, कोरायूर एक था, कोरकाई। कोरकाई कोरकाई एक जगह था जो पांड्य की तटीय राजधानी थी। तो पांड्य की तटीय राजधानी अगर पूछे तो कोरकाई था, और अगर पूछे कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी तो मदुरई थी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह कौन? बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी, कोको द्वीप समूह। अंडमान को म्यांमार से कोको द्वीप समूह अलग करता है। ठीक है। और कोको स्ट्रीट की अगर हम बात करें, कोको स्ट्रीट जो है अंडमान जो है, कोको स्ट्रीट अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह अलग करती है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। वहीं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं, किसको किसको अलग करती है? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी दोस्तों कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है, जो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है, और यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी है। अगला देखिए 17 नंबर, मांडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मांडी परियोजना जो है यह आपका स्थित है किस नदी पर? ब्यास नदी पर। मांडी परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी पर अगर हम बात करें सतलज नदी पे, तो याद रखिएगा भांगरा नागल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर है। रावी नदी पर आपका हो जाएगा चामेश परियोजना। रावी नदी पे चामेश परियोजना। और सतलज पे एक और है नाथवा झाकड़ी परियोजना। नाथवा झाकड़ी परियोजना आपका सतलज पे ही है। भांगरा नागल भी है। और चेनाब नदी पे कौन सी परियोजना है? सलाल है, बगलीहार है, दुल्हस्ती है। ये सभी आपका चेनाब नदी पर है। 18 देखिए, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो हमारे भारतीय संविधान की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें?
राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति की अगर हम शक्ति की बात करें तो हमारे संविधान का आर्टिकल 53 के 1 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा। और वहीं संविधान का आर्टिकल 74 के 1 में राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो परंतु मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन नहीं किया हो। तो ये है आपका राष्ट्रपति के बारे में, उनकी कार्यशक्ति के बारे में। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है सॉवरेन गोल्ड बांड योजना 2022 से 23 के संबंध में विकल्प कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो देखिए सॉवरेन गोल्ड बांड योजना के बारे में, यह बांड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। दूसरा है बाउंडों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। तीसरा है निवेश की न्यूनतम स्वीकार सीमा 5 ग्राम सोना होगी। और चौथा है संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तथ्य सही नहीं है। सी आपका एक सही नहीं है। निवेश की न्यूनतम स्वीकार सीमा 5 ग्राम सोना होगी, ये सीमा जो है आपका इसका होना चाहिए। सॉरी, ये जो है कथन आपका वो गलत दिया हुआ है। जून 2022 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बांड जारी करने का निर्णय लिया गया और इन बांडों की बिक्री अनुसूचित बैंकों या फिर जिसको हम लोग लघु जो होता है आपका कह सकते हैं लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर जो होगा वो आपका हो जाएगा बिक्री अनुसूचित बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नामित डाकघर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 महीने का। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने निर्धारित किया जाएगा और लोकसभा या विधानसभा की 2 बैठकों की अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। वहीं 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषय की सूची व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 40 को देखिएगा तो अनुच्छेद 40 के अधीन कहा गया है कि राज्य जो होगा राज्य ग्राम सभा का गठन कर उसे अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा। आर्टिकल 40। अब 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 के लाहौर का अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसमें पारित किया गया था। दोस्तों फर्स्ट अधिवेशन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1885 में हुआ था बॉम्बे में और इसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। देखिए बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान उदाहरण है बेसाल्टिक चट्टानों का। किसका? बेसाल्टिक चट्टानों का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाह्य अग्नेय चट्टान को देखिए, अगर इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य अग्नेय चट्टान। बाह्य अग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडे होने से जो चट्टान बनती है, फिर से सुनिएगा, ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा या लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडे होने से जो चट्टान बनती है उन्हें बाह्य अग्नेय चट्टान या फिर बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चट्टान प्रायः अक्रिस्टलीय होती है। कैसा होती है? अक्रिस्टलीय होती है, जैसे बेसाल्टिक चट्टान हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राइन नदी जो यूरोप में है किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? तो राइन नदी सोपानिकार, कैसा? सोपानिकार भ्रंशों से प्रभावित होती है। सोपानिकार भ्रंशों से प्रभावित होती है।
किसी, देखिए सोपानी भ्रंश जो होते हैं स्टेप फॉल्ट इसको बोलते हैं, किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं और एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल समानतः एक ही दिशा में होती है, इसे सोपीनार भ्रंश या फिर सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। इसी को सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीढ़ीदार, ढलान टाइप का होता है। 24 देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। वर्ष 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर थे ये, उन्होंने महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नाम से जानते हैं। कब? 1912 में। और 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक F.B. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। प्रवाह सिद्धांत, अगर प्रवाह पूछे तो याद रखिएगा किनका नाम, तो उनका नाम था F.B. टेलर। 25 देखिए, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अध्यादेश का जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इस, अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में अगर हम बात करें तो, और बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। वहीं आप देख सकते हैं 1935 के अधिनियम बारे में हम जान लिए। अब देखिए 1919 में क्या हुआ था। तो 1919 के अधिनियम जो है इसे मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और मार्टेंग्यू भारत के राज्य सचिव व जेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ये 1919 का अधिनियम के तहत ही हुआ था। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। और एक प्रांतों में द्वंद्व शासन के जनक किसे कहा गया है? लियोनेल कार्टियस को माना जाता है। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को मत यानी कि वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी आपका इम्पोर्टेंट था। एक बार 8058 का भी देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 8058 का। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के इस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। ये इम्पोर्टेंट था। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6, क्या नाम है इसका? डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। 27 मार्च 2021 को मध्य संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की मेजबानी में इस युद्धाभ्यास को शुरू किया गया है। डेजर्ट, इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 6। क्या नाम है? डेजर्ट फ्लैग 6। और इसका जो आयोजन है अल दफरा एयरबेस पर किया गया। किस पे किया गया? अल दफरा एयरबेस पर किया गया। और यह UAE की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है और इसमें भारतीय वायुसेना जो है वो पहली बार भाग ले रही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें USA, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन की वायुसेना भी भाग ले रही है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वित्त आयोग का भी गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। और राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की प्रशासकीय शक्ति रखता है और यह जो है वह किसी भी क्षेत्र को, अनुसूचित क्षेत्र को जो है वो घोषित कर सकता है। मतलब वो किसी भी जगह को क्या कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। 28 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? तो भारत ने पहली अपनी 5G इनोवेशन जो लैब खोली है वो है आपका GE हेल्थ केयर। नीलगिरी ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी
डायग्रेटिक्स और डिजिटल सॉल्यूशंस इन्वेंटर जीई हेल्थ केयर ने भारत में अपनी 5G इनोवेशन लैब के अनावरण की घोषणा की है, जो दुनिया भर में जीई हेल्थ केयर के लिए पहला इनोवेशन है। कैसा? पहला इनोवेशन है। और 5G इनोवेशन लैब को जीई हेल्थ केयर को रोगी देखभाल में इन अभूतपूर्व प्रगति में सबसे आगे रखने के लिए डिजाइन किया गया है, और जिससे संभावित रूप से ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक लाना शामिल है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका 29 नंबर। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो पालघाट दर्रा स्थित है। अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच पालघाट दर्रा जो है यह स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद ये जोड़ती किसको किसको है? तो याद रखिएगा, पलक्कर और कोयम्बटूर से इसे जोड़ता है। ये जो है पलक्कर को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सेनकोटा दर्रा है। सेनकोटा दर्रा किसके किसके बीच है? तो अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सेनकोटा दर्रा है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। वही अगर हम बात करें साइलेंट वैली की अगर हम बात करें, देखिए तो केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। शांत घाटी कहाँ पे? केरल में, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक थाल घाट है। थाल घाट ये जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई, महाराष्ट्र कहाँ पे? मुंबई। 30 नंबर देखिए। स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 31 देखिए। अगस्त 2021 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि किशन शुक्ला। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन शुक्ला को बनाया गया है। किसे? रवि किशन शुक्ला को। और इसके द्वारा अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार जो है इनके द्वारा ये किया गया है। किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार ने मिलकर इसे शुरू किया है। और इस रूप में यह टीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। क्या करेंगे? और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा 2025 तक। तो इस लक्ष्य को भी आप याद रखिएगा। 32 देखिए। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो याद होगा कि 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था किसका? यूरोपीय व्यापारी का, जिसमें यूरोप वासियों के लिए भारत ऐश्वर्यपूर्ण वैभव का प्रतीक था, और इसीलिए यूरोपियन व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत आना शुरू कर दिया था। और पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आया था। कौन? पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आया था। और बिहार ही नहीं आया, पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली इसका था। कहाँ पे? हुगली में इसका व्यापारिक केंद्र भी था, बंगाल में। और हुगली से जलमार्ग द्वारा वो अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचा करता था। अगला देखिए 33 नंबर। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार को 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। 9 प्रमंडल कौन कौन है एक बार सुन लीजिए। मगध है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? अहिच्छत्र थी। अहिच्छत्र ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और दक्षिणी पंचाल की अगर राजधानी पूछे तो वो था आपका काम्पिल। कहाँ पे? काम्पिल में दक्षिणी का था, काम्पिल। और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रजिथि कुरु की राजधानी थी। मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। 35 नंबर देखिए।
भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी 1937। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935, एक्ट कौन सा था दोस्तों? 35 का एक्ट था, याद रखिएगा, इसके तहत किया गया था। और इसके प्रथम प्रमुख न्यायाधीश सर मैरिस गैबियर थे। कौन प्रमुख न्यायाधीश? सर मैरिस गैबियर थे। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की भी स्थापना की गई थी। 36 देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एजिसन के कथन का संबंध है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1992 से 22। देखिए, एजिसन की उक्त टिप्पणियां खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। ये जो टिप्पणियां हैं वो किसने कहा था? ये जो कहे थे उनका नाम था एजिसन इनका नाम था। और इन्होंने जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, एजिसन ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो कर्मकांडीय वेद यजुर्वेद को कहते हैं कर्मकांडीय वेद। इसमें यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन मिलता है और इसी कारण इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद कहते हैं। और इसमें क्या है कि पाद एवं गाद्य दोनों दिया हुआ है। और यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण जो करते हैं उसको अथर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्यु। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो शतपथ है और दूसरा तैत्तिरीय है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है इसे प्राप्त किया गया है मोहनजोदारो से। कहाँ से? मोहनजोदारो से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वहीं अगर हम हड़प्पा से बात करें तो हड़प्पा से कब्रिस्तान R37, उसके बाद पेटिका, फिर शंख का बैल, उसके बाद याद रखिएगा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको हम लोग उर्वरता की देवी मानते हैं, फिर गेहूं और जौ के दाने, अन्ना नागर, फिर स्वास्तिक का चिन्ह, चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना, ये सभी आपका हड़प्पा से मिला है। ठीक है, लोथल से अगर हम बात करें तो बंदरगाह, धान, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधि, धान की भूसी, मनका उद्योग का साक्ष्य, तांबे का कुत्ता और उसके साथ छोटा दिशा मापक यंत्र, ये सभी आपका लोथल से मिला है। सुटकोंडा दौर से देखा जाए तो घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी मिला है सुटकोंडा दौर से। तो ये अलग अलग था आपका ऑप्शन। 39 देखिए, 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया और यह दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया और ये जो है मनाया गया है देश भर में। यह देश भर में भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे, कौन 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। चौधरी चरण सिंह की जयंती जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, इनके जन्मदिन का जन्मदिन है 23 दिसंबर को और जन्म हुआ था 1902 को नूरपुर गांव के मेरठ जिला में और इन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया गया है। और वह जुलाई 1979 में 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, 40 देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत के लिए प्रमुख है। किस लिए भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत? ज़्यादातर स्रोत जो है आपको इसी से देखा गया है। वहीं भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई है। इस संघ की 2 इकाई, एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत प्रांत में बटा था। साथ में केंद्र में द्वंद्व शासन की स्थापना, केंद्र तथा राज्य इकाई के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची में 59 विषय, उसके बाद 54 विषय, जो प्रांत सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किया गया और अवशिष्ट शक्तियां जो था वो गवर्नर जनरल में निहित कर दिया गया था। ये सारी चीजें थी जो इस से संबंधित थी, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को होती है।
ठीक है। और ये केंद्र सरकार की योजना है। अगर हम केंद्र सरकार की योजना की बात करें तो इसका शुरुआत जो है वो 25 सितंबर 2014 को हुआ था, मेक इन इंडिया का। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। वहीं अगर हम बात करें कि 16 जनवरी 2016 को क्या हुआ था, तो इस डेट को याद रखिएगा। देखिए आजकल योजना का डेट बहुत पूछा जा रहा है, तो याद रखना जरूरी हो जाता है। स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत हुआ था 16 जनवरी 2016 को, और इसे याद रखिएगा कौन, स्टार्टअप योजना। और नेक्स्ट आपका डेट आ जाता है 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो था वो इसी दिन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा का फुल फॉर्म क्या था, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफरेंसेस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म था, और मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। वहीं 10 जुलाई 2000, वहीं अगर हम बात करें 22 जनवरी का तो नहीं, लेकिन 28 अगस्त का एक याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका 42 नंबर। 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेरी। देखिए 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासती जिला में स्थित जेरी गांव को पहला दूध गांव घोषित किया, और यह गांव इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव है। और दूध गांव घोषित होने के बाद इस गांव के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फर्मों को मंजूरी प्रदान की गई है। डेयरी समझते होंगे, दूध सेंटर जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं। 43 देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। प्रश्न का आंसर आपका आता है ऑप्शन नंबर बी, विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर शाहगौरा अभिलेख को जाना जाता है। वहीं अगर हम एरन अभिलेख की बात करें तो एरन अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित एरन से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पितृ, राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा बताया गया है, और इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दंत देवी अंकित है, दंत देवी। भानुगुप्त की अगर हम बात करें, भानुगुप्त के एरन अभिलेख का, तो 510 ईस्वी से सती प्रथा का पहला अभिलेख का प्रमाण आपको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला था। ठीक है, अब आता है आपका भित्रीय स्तंभ लेख। भित्रीय स्तंभ लेख जो है ये स्तंभ लेख प्रथम हुन आक्रमण के बारे में जानकारी देता है। और जूनागढ़ अभिलेख लास्ट जो ऑप्शन है आपका, वो उसमें क्या है कि इसके अनुसार स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण का विफल कर दिया था, इसके बारे में बताया गया है। और जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया है, मलेच्छ। 44 देखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। कौन थे, हरिश्चंद्र। अगर हम बात करें दोस्तों वासुदेव किसके, तो चौहान वंश के थे। वासुदेव जो थे वो चौहान वंश के थे। और अगर हम चंद्रदेव की बात करें, किसका, चंद्रदेव की, तो गढ़वाल के चंद्रदेव थे। गढ़वाल को याद रखिएगा, चंद्रदेव थे। और एक आता है आपका ब्रजहंस पंचम। ब्रजहंस पंचम जो थे ये गंग वंश के थे। किससे, गंग वंश से थे। तो सारा आपका क्लियर हो गया। 45 देखिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जौ। जौ फसल का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से किया जाता है। जौ जिसको इंग्लिश में हम लोग बार्ली बोलते हैं। वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है। तो वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डी। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पूरा नाम याद कीजिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तक है जिसको याद कर लीजिएगा। एक तो आप देख रहे हैं द ग्रेट रिवोल्ट। द ग्रेट रिवोल्ट जो आप देख रहे हैं 1857, ये अशोक मेहता की पुस्तक है। किसकी, अशोक मेहता की। और 1857 की बात करें तो एस एन सेन की पुस्तक थी। उसके बाद आता है आपका द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की पुस्तक थी, आरसी मजूमदार की। 47 देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। तो हम कंप्यूटर में हम लोग कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर डलवाना है, फिर सॉफ्टवेयर इसका खराब हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर जो शब्द होता है इसका क्या मतलब है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम से होता है। क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम से होता है। और सॉफ्टवेयर जो है निर्देश का समूह होता है जो एक विशेष नियम
जिसको हम लोग उस कंप्यूटर के लैंग्वेज में एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं, को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। और यह जो है सीक्वेंसली ऑर्डर पर कार्य करता है, ठीक है, कोड के रूप में कार्य करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत जो है वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी, 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से की गई थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से की गई थी। और यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था और बाद में इसका नाम मनरेगा जो पड़ा था वो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। मतलब इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। 49 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 में जो है 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है ना। और देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग जो है एक अखिल भारतीय निकाय है। कैसी निकाय है? अखिल भारतीय निकाय है, जो केंद्र और राज्य सरकार के लिए चुनाव संबंधी दिशा निर्देश देती है ना। और राज्य में होने वाले पंचायत या फिर निगम चुनाव से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। अगर हम बात करें कि इसके लिए भारत संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है, किसके संदर्भ में? तो राज्यों में जो पंचायत चुनाव होता है उसके संदर्भ में। और निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे, है ना। चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो कौन? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह किया जाता है। 50 नंबर देखिए, अच्छा, वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, तो जानते होंगे, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इसका दूसरा मतलब उसके अलावे जो होते हैं वो 2 अलग होते हैं। तो बता सकते हैं कि वर्तमान में कौन निर्वाचन आयुक्त हैं? वर्तमान में भारत के कौन निर्वाचन आयुक्त है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या? 50 नंबर देखिए, जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए, पहला दिया है कि इस सूचकांक में 180 देशों में शामिल है। इस सूचकांक में 180 देश शामिल है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और दूसरा दिया है कि इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा है कि सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। 1 और 2 तो आपका सही है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि भारत को 180 में 180वां स्थान मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका केवल 1 और 2 ही सही होगा। 51 देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति का जड़त्व। न्यूटन गति का प्रथम नियम के अनुसार यदि वस्तु विराम अवस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से अगर गति करता है तो उसकी विराम अवस्था में या फिर समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब वह कोई बाह्य बल उस पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे बाह्य बल लगता है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा, गति का जड़त्व। और इसी को हम लोग गति जड़त्व कहते हैं, न्यूटन के प्रथम लॉ को ही। तो बी हो गया इसका आंसर। अगला देखिए 52 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होगा? तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं 53 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है, आपको मिलाना है। तो एक तरफ मिलाते हैं, एक तरफ वशिष्ठता दिया, दूसरा तरफ कण दिया हुआ है, इसको आपको मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए पॉजिट्रॉन कह रही हूँ, शून्य द्रव्यमान है, आंशिक आवेश है, आंशिक प्रचलन पूर्णांक है। यहाँ पे आपको मैच करना है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पे मैच करना है आपको। सबसे पहले शून्य द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, जीरो मास किस में? न्यूट्रॉन में होता है। आंशिक आवेश की बात करें तो क्वार्क हो जाएगा। आंशिक प्रचक्रण की बात करें तो ये आपका पॉजिट्रॉन हो जाएगा।
और पूर्णांक पृथक्करण की बात करें तो फोनान हो जाएगा, है ना। फोनान, फोनान क्या होता है, देखिए नया वर्ड लग रहा होगा। फोनान जो होता है वो ध्वनि के लघुत्तम कण होता है और दृष्टि क्रिस्टल विभाग के कंपन में फोनान पाया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का खोज पता होगा जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और क्वार्क क्या होता है, तो क्वार्क पदार्थ का वह मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने हैं क्वार्क से मिलकर। हेड्रान बनते हैं, क्या बनते हैं, जिसमें ज्यादातर क्वार्क मिलकर बना उसको हेड्रान कहते हैं, हेड्रान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, फुलरेंस, शुष्क बर्फ, कीरोटीन, मस्टर्ड गैस। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, सबसे पहले देखते हैं फ्लोरेंस, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये आपका सुमेलित नहीं है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल और उसके बाद ठोस में परिवर्तित कर दी जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन जो होता है वो तरल में न होकर सीधे गैस के रूप में हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 देखिए, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। तो सिरका की बात करें तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO, हम लोग लिखते हैं सिरका को। यह एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए उत्तरदायी होता है ना, सिरका। अगला देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे आपको देख रहा है DDT एक रोगाणुनाशक है, TNT एक कीटनाशक है, RDX विस्फोटक है और LSD विषाणु नाशक है। तो कह रहा है कथन सत्य है। तो RDX जो है आपका बिल्कुल सही दिया हुआ एक विस्फोटक है जिसको फुल फॉर्म इसका होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, और ये जो है एक अति विस्फोटक ठोस पदार्थ होता है जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो C3H6N6O6 होता है। ये इसका RDX का फुल फॉर्म मतलब RDX का फॉर्मूला रासायनिक सूत्र होता है। और RDX वास्तव में जो होता है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेएथिलीन होता है। इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में हो जाएगा। साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रेथीन, एथीन बोलते हैं इसको, एथीन, ठीक है, ये होता है इसका नाम, तो इसे याद रखिएगा। 57 देखिए, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने, वही प्रश्न है सॉरी, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण होता है। बदलते वातावरण में जीवधारी जो है वो नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों को अधिक प्रयोग करते हैं, है ना। इसलिए ऑप्शन ए जो है अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिए, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है आपको दिया हुआ है अदरक, राइजोम, केसर बीज। दोस्तों ये आपका सुमेलित नहीं है, केसर बीज नहीं, केसर एक मसाला है जिसे सैफरॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका जिसको बोलते हैं, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। और इस पौधे का वनस्पतिक नाम क्रोकस होता है, क्रोकस सैटाइवस। क्रोकस सैटाइवस इसका साइंटिफिक नेम होता है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। तो इसे याद रखिएगा, केसर का फूल स्त्री भाग यानी कि जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं उससे प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है, ना कि ये बीज होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही नहीं है। अफीम, अफीम की टुड्डी, सन, तना, बिल्कुल सही है सभी। अब देखिए 59 नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग साफ दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई, देखिए सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है ना, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। जो सबसे पहले उसमें बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला, नारंगी और लाल। जिसमें बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी
के वायुमंडल में स्थित गैस के अणु धूल कणों को पराग कणों से टकराता है ना। और जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है और उसके द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यही कारण होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी तारे का रंग दर्शाता है। देखिए अब किसी तारे का रंग क्या बताएगा, तो विशाले तारे जो मतलब चमकदार जितने तारे होंगे ये उसका ताप को बताएगा, जितना चमकीला होगा उसको ताप को बताएगा, ठीक है, ताप को। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, एक गर्म बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसमें गलन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो 80 कैलोरी, मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा बराबर होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होगा वो 80 कैलोरी होगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको आपको बनाना पड़ेगा, बनाइएगा तो इसमें आंसर आपका 720 कैलोरी आ जाएगा। देखिए कुल आवश्यक जो पड़ेगा ना वो 80 है, 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है ना तो 100, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको परिवर्तित करना होगा, यानी कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 किलोग्राम कैलोरी ग्राम होती है, ठीक है, 540। इसको भी ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पर आपको आ जाएगा 720। 62 देखिए, कोई कार एक समान गति में से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते। कार की गति कितनी है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होता, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से होगा। 63 देखिए, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह क्या है। तो 16.5 मीटर होना चाहिए। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग का 1/10 सेकंड तक बनी रहती है ना, 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। उसके बाद मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के जो उन दोनों के बीच के जो विभेद होता है उससे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई दे, और प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है कि वह किसी स्रोत से उत्पन्न आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकंड में स्रोत के पास वापस लौटा है। स्रोत मतलब श्रोता जिसको बोलते हैं। और वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है वायु में। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर आपका 16.5 हो जाएगा। 64 देखिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल क्या कार्य करता है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में हैवी वाटर जो होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम जिसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम का क्या है, ऑक्साइड है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 65 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है। तो लैक्टिक अम्ल की अगर हम बात करें तो लैक्टिक अम्ल जो होगा ये आपका दही में होगा। किसमें, दही में पाया जाता है। इसके अलावा ये किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जो होता है दही के अलावा आपको देखने को मिलेगा सिरके में। कौन सा होता है दोस्तों, सिरका में साइट्रिक अम्ल होता है, सिरका में साइट्रिक अम्ल होता है। ये दही मेरे को दिख नहीं रहा है क्या, दुग्ध युक्त मक्खन, दूध, सिरका, नींबू। देखिए इसका 1 मिनट, आंसर डी हो जाएगा। हाँ, दूध, लैक्टिक अम्ल दूध में भी होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा नींबू में, और ब्यूटेट्रिक दुर्गंध युक्त मक्खन में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और चींटी के डंक में क्या होता है, मेथोजोनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल होता है। और हाल ही में आपका जो बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया था साइंस के क्वेश्चन में, है ना। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, ये भी प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। और स्कर्विक एसिड जो होता है इसका C6H8O6 ये इसका रासायनिक सूत्र है स्कर्विक एसिड का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है 68 नंबर, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण होता है
वो किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन नंबर, सॉरी एक मिनट, गलत बोल दी मैं, 67 का आंसर बोल दी थी मैं, ठीक है। इसका निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? मोसोजोइक काल, एंजोइक, कैम्ब्रियन काल और पेलिजोइक काल। तो इसमें से कौन से युग में कोई जीवन नहीं था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, एजवाइक जो था, एजवाइक काल, इसमें कोई जीवन नहीं था। एजवाइक और हिंदी में इसको प्रागजैविक काल बोलते हैं। इस काल में आर्कियन काल के नाम से भी इसको जाना जाता है, आर्कियन काल के नाम से। और इस काल के चट्टान में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था, तो इसे याद रखिएगा। 68 देखिए, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। सॉरी बी नहीं, डी होगा, स्वचलित हो जाएगा। स्वचलित तंत्रिका तंत्र के तरह जो होता है। तो ऑप्शन इसका, अच्छा इसके हम बात करें, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है। सभी अंगों को क्या करता है? नर्व सप्लाई करता है। जैसे कि आपका हम इससे पहले बताया ना कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचलित तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। और स्वचलित तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरेज तंत्रिकाओं में का बना होता है। और तंत्रिका तंत्र वह भाग जो संपूर्ण शरीर और तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका 69 नंबर। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में उनके सहजीवी सहचर है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक इसका करेक्ट आंसर है। 70 नंबर देखिए, प्लावन जीन, फिर जिसको हम लोग जंपिंग जीन बोलते हैं, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारबारा मेल्डॉफ। देखिए प्लावन जीन का सिद्धांत के प्रतिपादक बारबारा मैक्लीलॉड थे, जिन्होंने 1983 में विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणिता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डीजल। जिस प्रकार ऑक्टेन संख्या गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापने में प्रयुक्त की जाती है, सीटेन संख्या का प्रयोग भी इसी संदर्भ में डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है। किसका? डीजल का। 72 देखिए, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? तो दिया है कि विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, सही नहीं है, ये आपको ढूंढना है। दूसरा है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं, ना कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत दिया हुआ है। टर्नर सिंड्रोम होता है। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम जब ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आपका पेड कोर्स चल रहा था उसमें बहुत अच्छे से समझाए थे, इसलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, ए हो जाएगा, XO। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या में 44 + XO हो जाता है। और यही होने के कारण जो है इसमें क्या होता है कि इनका शरीर जो है, ऐसे बच्चे का जो शरीर, ये जो इन होने का कारण, एक मिनट, हाँ, होने का कारण जो है यह महिला स्त्री में होती है। किसमें? महिला में होती है। और इनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसमें इनका अगर हम चेस्ट वगैरह की बात करें तो इसका अभाव हो जाता है। और इनका आवाज़ कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो इनका आवाज़ मोटा हो जाएगा। वहीं फिर इसका जनन क्षमता नहीं होगा। ये सब जो है ये टर्नर सिंड्रोम की कमी के कारण होता है। तो ये सभी याद रखिएगा। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, RNA। ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ जो होता है वो RNA होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा? सिंगल। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल बेस होता है। वायरस रोग है। वायरस रोग है किसका दोस्तों? तो वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा, इसमें से इन्फ्लुएंजा का वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है, जो फ्लू, जिसको हम लोग फ्लू भी कहते हैं। यह जो है मिक्सो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? मिक्सो वायरस के द्वारा होता है।
वहीं अगर हम डिप्टेरिया की बात करें तो यह कोरोनिया बैक्टीरियम डिप्टेरिया नामक एक जीवाणु से उत्पन्न होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड जो है दोस्तों, ये जो इसका नामक जो इसका बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफोसा, इसका एक बैक्टीरिया का नाम है जिससे इसमें टाइफाइड होता है। और हैजा कोलोरा जिसको बोलते हैं, ये विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है। अब दोस्तों आपका यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आ गया, हम आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग एक्सप्लेनेशन पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा 76 का, 77 का भी ए है, 78 का बी हो जाएगा बी, 79 का क्या हो जाएगा सी, 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी, 81 नंबर का सी हो जाएगा, और 82 का आपका बी हो जाएगा, 83 का आपका ए हो जाएगा, 84 का क्या हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 84 का हो गया, 85 देख लीजिए, 85 का डी हो जाएगा डी, 86 का आपका हो जाएगा सी, 87 का बी हो जाएगा दोस्तों सी, और 88 का आपका हो जाएगा बी, 88 का बी हो जाएगा, 25 होगा आंसर। 89 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और 90 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा 90 का। 91 का क्या हो जाएगा बी, 91 का बी हो जाएगा, 92 का भी आपका सी हो जाएगा, देख लीजिए 92 का सी है, 93 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 94 का सी हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा 95 का ए, और 96 का भी सी हो जाएगा, ठीक है। 97 देखिए डी हो जाएगा। 105 का क्या हो जाएगा देख लीजिए, 105 का आपका हो जाएगा बी, इधर है उत्तर आकृति दिया हुआ, इसे देखना पड़ेगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, बी है यहाँ पे दिया हुआ है 5। और 106 का आपका हो जाएगा 106 का बी, 107 का हो जाएगा ए, 108 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी, 109 का हो जाएगा डी, और 110 देखिए आकृति वाला प्रश्न आ गया आपका, 110 का बी हो जाएगा इसमें बी। 111 का क्या है देखिए, 11 का बी हो जाएगा, और 12 का आपका हो जाएगा डी, डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर आएगा डी। 113 का आपका हो जाएगा, 113 का डी हो जाएगा, 114 का बी, 115 का हो जाएगा सी, 116 का हो जाएगा सी, 117 का बी हो जाएगा, 118 का आपका सी है, सी ए होगा आंसर इसका, और 119 इधर देख लीजिए, 119 का आंसर हम आपको बता देते हैं, सी हो जाएगा, और 120 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 121 का हो जाएगा डी, 122 का देख लीजिए सी हो जाएगा, 123 का बी हो जाएगा, 124 का भी, 124 का क्या सी हो जाएगा, 125 का आपका बी हो जाएगा, 126 सी, 127 का सी हो जाएगा, और 128 देख लीजिए, इधर छोटा कर देते हैं, 128 में आपका हो जाएगा, 128 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और 129 का आंसर हो जाएगा बी, और 30 का हो जाएगा डी। 31 का देख लीजिए, 31 का आपका हो जाएगा बी, 32 का क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा ए, 33 का आपका हो जाएगा ए,
और 34 का आपका आंसर हो जाएगा 34 का डी। थोड़ा छोटा करना होगा, डी होगा इसका आंसर। डी, केवल निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो पालन करते हैं। 35 का आपका ए हो जाएगा, ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। और 36 इधर प्रश्न दिया हुआ, आंसर आपको इधर मिल जाएगा, सी होगा। 37 देख पता है दोस्तों, क्वेश्चन इसका इतना लंबा लंबा है ना कि पढ़ते पढ़ते सर घूम जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। 37 का आंसर सी हो जाएगा आपका, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं है, तो डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के बना लीजिएगा, बाकी पीडीएफ से आप लोग बनाते ही हैं, तो जो लोग पीडीएफ से बनाते हैं बहुत अच्छी बात है। तो 138 का सी हो जाएगा, और 139 का हो जाएगा 139 का बी। 40 में देख लीजिए, 40 का आपका हो जाएगा ए, सॉरी इधर है ए, और 41 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 42 का ए हो जाएगा, 43 का आपका ए हो जाएगा, ए बृहस्पतिवार। 44 का आपका देखिए इधर देखिए 44 का ए हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा, डी इधर बी होगा आंसर, मतलब बी। 46 का आपका बी हो जाएगा, और 47 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 49 नंबर का हो जाएगा आपका ए, और फाइनली एंड लास्ट प्रश्न का आंसर भी ए है। तो दोस्तों ये 150 प्रश्न था जो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कल आपका एडुटेरिया का करंट अफेयर आ गया है पूरे 1 साल का, तो उसे भी हम कवर करेंगे। तो कल से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, टॉपिक वाइज भी और साथ में आपको मास्टर वीडियो भी, दोनों हम प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों को जैसा सुविधा हो आप लोग देख लीजिएगा, और उसे भी आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।